नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अब तक की हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी में किया करीब 2200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन। कार्यक्रम में गरजे प्रधानमंत्री मोदी, कहा महादेव के आशीर्वाद से पूरा किया बेटियों के सिंदूर का बदला लेने का वचन। कांग्रेस सपा से सहन नहीं हो रहा पाकिस्तान का दुख। प्रधानमंत्री ने जारी की पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त। देश के 9 करोड़ 70 लाख किसानों के खाते में गई 20,500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि। किसानों ने खुशी जताई और कहा कि प्रधानमंत्री की योजना ने बदला जीवन। अरुण जेटली पर राहुल गांधी के बयान को लेकर भाजपा हमलावर। पूछा, अरुण जेटली के निधन के बाद आया बिल तो कैसे दी धमकी। कहा, काल्पनिक बयानबाजी कर जनता को भ्रमित ना करें। शर्मनाक भाषा के लिए मांगे माफी। एसआईआर के खिलाफ तेजस्वी यादव के प्रोपेगेंडा की निकली हवा। वोटर लिस्ट में नाम न होने के आरोप को आयोग ने बताया शरारतपूर्ण, तो भाजपा ने कसा तंज। कहा, अपनी योग्यता के चलते नाम नहीं ढूंढ पाए तेजस्वी। और देश के कई हिस्सों में भारी बारिश से बिगड़े हालात। हिमाचल प्रदेश में जनजीवन अस्त व्यस्त। मंडी में नहीं खुल पाया चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग। पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट, तो प्रभावित राज्यों में सेना का राहत अभियान जारी। आइए सभी खबरों को विस्तार से जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में लगभग 2200 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। ये परियोजनाएं बुनियादी ढांचा, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन, शहरी विकास, सांस्कृतिक विरासत जैसे कई क्षेत्रों से जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री ने स्मार्ट वितरण परियोजना और विद्युत अवसंरचना को भूमिगत करने के तहत विभिन्न कार्यों का शिलान्यास किया। उन्होंने सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण जल स्रोतों के संरक्षण के उद्देश्य से विभिन्न कुंडों में जल शोधन और रखरखाव कार्यों की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न दिव्यांग जनों और वृद्ध जनों को 7,400 से अधिक सहायक उपकरण भी वितरित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9.7 करोड़ से ज्यादा किसानों को 20,500 करोड़ रुपए से अधिक हस्तांतरित करते हुए पीएम किसान की 20वीं किस्त जारी की। इस धनराशि के जारी होने के साथ इस योजना के तहत अब तक कुल 3.90 लाख करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि वितरित की जा चुकी है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पटना में पीएम किसान उत्सव दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर लोगों ने स्वदेशी अपनाने का संकल्प लिया है। इससे अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। आज इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि लगभग 21,000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री जी ने डाली है और किसानों के कल्याण के लिए अनेकों योजनाओं का संचालन केंद्र और राज्य सरकार मिलकर कर रही है और किसानों की आय बढ़ाने के प्रयत्न अनवरत जारी है। राजस्थान के जोधपुर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, विधि एवं न्याय मंत्री जोगाराम पटेल सहित गणमान्य लोगों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज किसान प्रगति की राह पर है। एक बार फिर देश के 10 करोड़ किसानों के खाते में लगभग 21,000 करोड़ रुपया जमा हुआ है और ये 20वीं किस्त इसके साथ में देश के किसान के खाते में पिछले 6 साल में 40,000 करोड़ रुपया, 40,000 प्रति किसान के खाते में ऐसा लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपया किसानों के खाते में जमा हुआ है।
देश के किसानों को संबल प्रदान करने और कृषि क्षेत्र को लाभकारी बनाने के दृष्टिकोण से किए गए कामों की श्रृंखला में आज का ये जो है कदम और अधिक सशक्तिकरण का काम करेगा। वहीं विधि एवं न्याय मंत्री जोगाराम पटेल ने इस अवसर पर कहा कि न सिर्फ भारत के बल्कि राजस्थान के किसानों को भी आज सीधा फायदा इस किसान सम्मान निधि के माध्यम से मिला है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में आज किसान राजस्थान में भी सशक्त हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि करीब 82 लाख काश्तकारों को आज 20वीं किस्त की राशि मिली है। मैं धन्यवाद दूंगा यशस्वी मुख्यमंत्री जी को भी। उन्होंने भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की तर्ज पर मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि जारी करने की घोषणा की थी और इसकी किस्त भी छठी किस्त शीघ्र ही जारी होने वाली है। वहीं किसानों ने 20वीं किस्त मिलने पर खुशी जताते हुए कहा कि किसान सम्मान निधि जैसी योजना से आज किसानों को आर्थिक रूप से संबल मिला है। इस राशि से किसानों को अपने लिए खाद, बीज, उपकरण खरीदने में सहायता मिलेगी। जब से हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने हमारी किसान योजना शुरू की है, तब से हमारे पूरे भारत के किसान बहुत खुशहाल है और इससे हमारे किसानों को बहुत खुशहाली का राहत मिलती है और इससे हमें किसानों को ये 20वीं किस्त जारी की, इससे हमारे पूरे भारत के किसान को बहुत ही खुशी है। किसान निधि बहुत ही बढ़िया स्कीम है भारत सरकार की। ये जो 8,000 रुपये प्रति साल राजस्थान के किसानों को दिया जा रहा है, 2 हेक्टेयर तक के जो किसान हैं उन किसानों के लिए पर्याप्त बाजरा का बीज, पर्याप्त मूंग का बीज, पर्याप्त खाद, पर्याप्त दवाई और एक बार की उनका जो खड़ाई का खर्चा है बुआई का वो पर्याप्त आ जाता है। किसान के लिए बहुत सपोर्ट कर रही है ये स्कीम। जो किस्त मिल रही है प्रधानमंत्री द्वारा किसान सम्मान निधि योजना की, वो हमारे पश्चिम राजस्थान में बहुत कारगर साबित है। इससे 2,000 रुपये की राशि मिलती है, इससे हमें बहुत ही फायदा मिलता है। कि अब हमारे पास कुछ राशि नहीं है, बेचने के लिए कुछ है ही नहीं, जैसे गंवार मोट है वो तो बाद में आएंगे, लेकिन अभी जो पैसे मिल रहे हैं इस पैसे से हमें फसल को अच्छी तरह पका लेते हैं और हमें बहुत ही जीवन साबित होती है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह सीतामढ़ी में आयोजित पीएम किसान उत्सव दिवस में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त खाते में भेजा जाना सरकार की बड़ी उपलब्धि है। बिहार के 2,39,626 किसान और ये सीतामढ़ी के और किसान को आज लाभ मिलेगा। सीतामढ़ी के किसानों को 50 करोड़ रुपया मिलेगा, जबकि बिहार के किसानों को 1,515 करोड़ मिलेगा, 74 लाख किसानों को। ये एक बड़ी उपलब्धि है। देश के लगभग 10 करोड़ किसानों को इसका लाभ मिलेगा। इसी कड़ी में उदयपुर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त का वितरण समारोह विद्या भवन ऑडिटोरियम में किया गया। जिला स्तरीय कार्यक्रम में एडीएम, एसडीएम, कृषि विभाग के अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लिया। इस दौरान किसानों ने अपनी खुशी का इजहार भी किया। मोदी जी की इस स्कीम से किसानों को काफ़ी राहत मिली है। खेतों में जहाँ खाद बीज के लिए पैसा चाहिए था, किसान इधर उधर बनियों से उधार लाके काम चलाता था या फिर फसल में खाद दे ही नहीं सकता था। तो इससे किसान को हेल्प मिली कि वो समय पे खाद बीज लाके और किसानों को किसान अपने खेतों में डाल सकते हैं। आपको बताएं कि कार्यक्रम के दौरान किसानों को योजना की महत्ता के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न कृषि योजनाओं की भी जानकारी साझा की गई। ये जो 20वीं किस्त आज जारी हुई है उनके खाते में चली गई है, वो करीब 20,500 करोड़ रुपए की ये किस्त है, जो कि 9 करोड़ 70 लाख किसानों को ये दी जा रही है किस्त। और अभी उनके खाते में एक जो किस्त है चली गई है। जो ये 20वीं किस्त है, अगर उसको कुल मिला के देखें तो 4.25 लाख करोड़ जो रुपया है वो किसानों के खातों में अभी तक जा चुका है। और पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर क्या कहना है दिल्ली के किसानों का, इस पर खास बातचीत की है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 20वीं किस्त किसानों के खाते में आई है। हम दिल्ली में मौजूद हैं, यहाँ हम किसानों के साथ हैं, बात करते हैं। सर, किस तरह देखते हैं
पीएम किसान? देखिए, आज जो 20वीं किस्त आई है वो बहुत ही सौभाग्यशाली है, क्योंकि जब किसान को, जब प्रधानमंत्री जी ने इस योजना को शुरू करने से पहले जब हमें खाद और बीज की आवश्यकता पड़ती थी, जब पैसा नहीं होता था, तो हम जो कच्ची मंडी के अंदर अपना अनाज देते थे, वो साहूकार पूरे के पूरे पैसे हमारे ले लेता था और हमें कुछ नहीं मिलता था, क्योंकि वो 5%, 10%, सैकड़े ब्याज पर हमें पैसा लेना पड़ता था। आज जब हमें खाद की आवश्यकता पड़ती, बीज की आवश्यकता पड़ती फसल के टाइम पर, तो प्रधानमंत्री जी द्वारा हमें जो योजना दी जाती है वो हमारी किस्त हमारे सीधी बैंकों में आती है, जिसमें कोई बिचौलिया नहीं है। आज जैसे ही उन्होंने इस योजना को शुभारंभ किया तो हमारे अकाउंट के अंदर जो पैसा था वो आ चुका है। प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। दिल्ली में बहुत छोटे छोटे किसान हैं, कोई 1 बीघे का किसान है, कोई 200 गज का है, कोई 2 बीघे का है, 2 एकड़ से ज़्यादा तो किसी के पास ज़मीन है ही नहीं। तो 2000 रुपये भी एक छोटे किसान के लिए बहुत मायने रखता है। आज हमारे धान की जब फसल है उसमें दवाई मारनी है तो 2000 रुपये में हमारा बहुत फ़ायदा होता है, और हमें ये लगता है कि मोदी जी किसानों के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जो किसान सम्मान निधि के रूप में 20वीं किस्त जारी की गई है, ये एक राशि नहीं, एक किसान के लिए प्रोत्साहन भी है। इसमें जो किसान को छोटी ज़रूरतें हैं वो इसका समाधान कर लेते हैं। एक तो ये किसान सम्मान निधि, एक किसान कार्ड, जब से किसान कार्ड मिला है 3 लाख का ब्याज क्या, कुछ नहीं, साल में 2000-3000। तो इससे किसान को जब से ये मिलनी शुरू हुई है तो किसान की काया ही पलट गई। इस तरह से लोग काफ़ी उत्साहित हैं। उत्साहित इसलिए हैं क्योंकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब किसानों के खाते में सीधा पैसा ट्रांसफ़र होता है। कैमरामैन ललित कुमार के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज़, दिल्ली। बाराबंकी जिले के लाभार्थी किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि हम किसानों को ज़रूरत के समय बहुत काम आती है। हमारे खाते में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी 2000 रुपये की 20वीं किस्त हमारे खाते में भेजा है। ये हमारे बहुत ही सही समय पे पैसा आया है। हमको खाद की आवश्यकता थी, इसी से हमारे धान में खाद पड़ जाएगी और हम जैसे गरीब लोगों के खाते में जो पैसा आता है वो अपने फसल पे खर्चा करके अपनी फसल को पैदा करते हैं। हमारे खाते में 2000 रुपये आ चुके हैं, जो फसल के लिए बहुत लाभकारी हो रहे हैं खाद वाद लेने में। हमारे खाते में मोदी जी 2000 रुपया भेजे हैं तो हमारे खेती का काम हो जाता है, हमारा परिवार उसे से बहुत बड़ा खुशहाल रहता है। ये मोदी जी का हम धन्यवाद करते हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2000 रुपये किसान सम्मान निधि किसानों के खातों में ट्रांसफ़र की है। उसके तहत अभी हमारे खाते में जो है यह मोबाइल में आया है। किसान निधि सम्मान निधि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भेजा है अभी 2000 रुपये। इससे हम लोगों को बहुत सहायता मिलती है, जिससे खाद कीटनाशक दवाएं हम लोगों को डालने में आसानी होती है। हमारे फ़ोन में मैसेज आया है 2000 रुपये किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त मिली है, और ये हमारे लिए इतने फायदे की है कि हमारे धान में खाद डालने वाली थी उसका पैसा हमें मिल गया, जिससे हमारी यूरिया की टॉप रेसिंग हो जाएगी। समाचार में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर अपने बेतुके बयान से सबको चौंका दिया है। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस कृषि कानूनों का विरोध कर रही थी तो खुद अरुण जेटली ने उन्हें धमकाया था। राहुल गांधी ने कहा कि अरुण जेटली ने कहा था कि अगर राहुल गांधी सरकार का विरोध करते रहे और कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ते रहे तो वो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि शायद अरुण जेटली राहुल गांधी को जानते ही नहीं हैं। दरअसल राहुल गांधी का ये बयान भले ही सियासी दांवपेच का हिस्सा हो, लेकिन तथ्यहीन ज्यादा है। अब आपको बताते हैं कि राहुल गांधी के इस बयान की चौतरफा निंदा आखिर क्यों हो रही है। दरअसल भाजपा के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली की मृत्यु 24 अगस्त 2019 को हुई थी।
जबकि 3 कृषि कानून लोकसभा से 17 सितंबर 2020 को, राज्यसभा से 20 सितंबर 2020 को पारित हुए थे। 3 कृषि कानूनों का उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि करना और उन्हें आर्थिक रूप से सुदृढ़ करना था। ये थे कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम 2020, कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020 और आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये तीनों कानून कथित किसान संगठनों के विरोध के चलते 19 नवंबर 2021 को वापस ले लिए थे। जिस कृषि कानून की दरअसल राहुल गांधी बात कर रहे हैं वो दिवंगत अरुण जेटली के निधन के बहुत बाद की घटना है। अब इस बयान से राहुल गांधी को कितना सियासी लाभ मिल पाता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल के लिए सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की जमकर किरकिरी हो रही है। अब आइए आपको सुनवा देते हैं कि राहुल गांधी ने क्या कहा है। I remember when I was fighting the farm laws, and he's not here anymore, so really I shouldn't say it, but I will. And Arun Jaitley ji was sent to me to threaten me, and he said, you know, if you carry on down this path, opposing the government, fighting us on the farm laws, we will have to act against you. I looked at him and said, I don't think you know who you're talking to. I don't think you have an idea who you're talking to. कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान की भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने निंदा की है। उन्होंने कहा कि आखिर कब तक राहुल गांधी देशवासियों को भ्रमित करेंगे और कांग्रेस कब तक भ्रमित रहेगी। राहुल गांधी जी को मैं याद करवाना चाहता हूं, श्रीमान अरुण जेटली जी, सभी राजनीतिक दलों में उनकी रिस्पेक्ट थी, एक्सेप्टेंस थी, सर्वमान्य नेता थे वो। उनकी मृत्यु 24 अगस्त 2019 को हो गई और कृषि कानून 17 सितंबर 2020 और 20 सितंबर 2020 को ये लोकसभा और राज्यसभा में आए और मंजूर हुए। कितना झूठ बोलेंगे राहुल गांधी जी। जब बिल ही बाद में आए तो अरुण जी कब आए? उनकी मृत्यु हो चुकी थी, कब उनको धमकाने आए? श्रीमान राहुल गांधी जी को अरुण जेटली जी के परिवार से और भारतीय जनता पार्टी और देश से माफी मांगनी चाहिए। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव ने भी इस पर तीखी आलोचना की है और साथ ही साथ आपको बताएं कि शिवसेना नेता संजय निरुपम ने भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश में लिखा कि आमतौर पर जो लोग इस दुनिया से चले जाते हैं उन पर लांछन नहीं लगाना भारतीय संस्कृति और परंपरा है, परंतु ऐसे व्यक्तियों पर भी आरोप लगाना कांग्रेस का न्यू नॉर्मल है। जब भारत के लोग इस छिछोरेपन पर चिढ़ेंगे तो दोष चुनाव प्रक्रिया को देंगे। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान की कड़ी निंदा की है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपने संदेश में कहा कि पहले राहुल गांधी ने स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर के बारे में कहा तो उन्हें डांट पड़ी, लेकिन अब की बार राहुल गांधी ऐसी ही कोशिश स्वर्गीय अरुण जेटली के लिए कर रहे हैं। दोनों नेता अब इस दुनिया में नहीं हैं और केवल बीमार मानसिकता वाला व्यक्ति ही ऐसी बयानबाजी कर सकता है। बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। बिहार में एसआईआर के बाद 1 अगस्त को वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी कर दिया गया है। प्रक्रिया को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने दावा किया कि उनका नाम चुनाव आयोग की ओर से जारी किए गए ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं है। पटना में तेजस्वी ने कहा कि मैंने बिहार में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान फॉर्म भरा था, लेकिन ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में मेरा नाम नहीं है। ये एप्लीकेशन है, मेरा भी नहीं है। हम चुनाव कैसे लड़ेंगे?
अभी तो देखिए, ये चुनाव आयोग का एप्लीकेशन है और मेरा ईपीआईसी नंबर हमने इसमें डाला है। चुनाव आयोग ने बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। चुनाव आयोग ने तेजस्वी के दावे की पोल खोलते हुए वोटर लिस्ट में दर्ज उनका सीरियल नंबर जारी कर दिया है। वोटर लिस्ट में तेजस्वी यादव का सीरियल नंबर 416 है। वहीं पटना के जिलाधिकारी SM त्यागराजन ने कहा कि तेजस्वी यादव का नाम वोटर लिस्ट में है और उनका एपिक नंबर भी वही है जो 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान था। माननीय नेता प्रतिपक्ष का नाम बिल्कुल है। एक तो नाम नहीं रहने की दावा बिल्कुल गलत है। जिस बूथ में वो वोट करते थे उसी बूथ पर अभी भी उनका नाम कायम है और सभी लोग सार्वजनिक तौर पर हैं, सभी लोग देख सकते हैं। दूसरा जो एपिक नंबर के बारे में वो कह रहे हैं, जो एपिक नंबर हमारा पास उपलब्ध है, जो गहन पुनरीक्षण के पहले उनके नाम के साथ जुड़ा हुआ एपिक नंबर, वो एपिक नंबर उनके द्वारा भी सेम एपिक नंबर को 2020 के विधानसभा चुनाव में समर्पित किया गया। सो इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। तेजस्वी के बयान पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि ये लोग एक तरफ संविधान की किताब लेकर चलते हैं तो दूसरी तरफ संवैधानिक संस्था यानी कि चुनाव आयोग को ही अपमानित करते हैं। जैसा पिता वैसा पुत्र, झूठ बोलने का सबसे बड़ा ठेकेदारी लिए हुए ये लोग हैं। एक तरफ संविधान के किताब लेके चलेंगे, दूसरे तरफ संविधान का कसम खाएंगे और तीसरे तरफ संवैधानिक संस्था को अपमानित करेंगे, उसके बारे में झूठ और भ्रम का वातावरण बनाएंगे। धिक्कार है संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति को कि संवैधानिक संस्था का अपमान कर रहा है, संवैधानिक संस्था के बारे में झूठ बोलकर जनता के बीच भ्रम फैला रहा है। ऐसे लोग पर कार्रवाई होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने तेजस्वी यादव के दावे को बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव बिना तथ्यों के राजनीति करते हैं। तेजस्वी जी ऐसा ही राजनीति करते रहते हैं ना, तथ्यों से उनको कोई लेना देना नहीं है। बिना तथ्य की राजनीति को वो करते रहते हैं। तो अब इलेक्शन कमीशन ने जब बता दिया तो फिर उसमें कोई किसी की सफाई की क्या जरूरत है। इसके लिए सर्वोच्च संस्था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। वहीं चुनाव आयोग पर दिए गए राहुल गांधी के बयानों पर वरिष्ठ भाजपा नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यदि राहुल गांधी के पास वोटों की हेराफेरी के सबूतों का परमाणु बम तैयार है तो उन्हें उसका तुरंत परमाणु परीक्षण कर लेना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष ने फिर से एक अनर्गल बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग द्वारा वोट चोरी को लेकर उन्होंने सबूतों का एटम बम तैयार किया है। ऐसा एटम बम उन्होंने तैयार किया है जो कि वह केवल उनके पास है और किसी के पास नहीं है। अगर आपके पास सबूतों का एटम बम है तो उसका परीक्षण तुरंत कर डालिए। एटॉमिक टेस्ट तुरंत हो जाना चाहिए। सारे सबूत जनता के सामने रखिए, सारे सबूत जनता के सामने रखिए। मगर सच्चाई यह है कि उनके पास न कोई तथ्य है न सबूत है। सनसनीखेज बातें करना उनकी पुरानी आदत है। बिहार में चुनाव आयोग की विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया यानी कि SIR पर कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सवाल उठाए हैं। इस पर भाजपा नेता नरेंद्र कोहली ने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी और उनकी बहन भी चुनाव जीते, फिर भी आयोग पर सवाल उठाना विरोधाभासी है। चुनाव आयोग जो एक संवैधानिक संस्था है, देश में चुनाव करा रहे हैं, जिन चुनाव में कांग्रेस पार्टी के 3 राज्यों में सरकारें बनी हैं, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना। स्वयं राहुल गांधी जी 2 चुनाव जीते हैं और फिर 1 सीट से इस्तीफा देकर उनकी बहन जी वहां से जीती है। ये सब जीतने के बाद चुनाव आयोग को वो मानते कि गलत काम कर रहे हैं। अभी इससे ज्यादा अद्भुत बात वो कर ही नहीं सकते। यदि चुनाव आयोग संवैधानिक प्रक्रिया के तहत वोटर के मन के अनुसार चुनाव नहीं करा रहे होते तो राहुल गांधी जी और उनकी पार्टी कहां से जीती? इसका जवाब उनको देना चाहिए।
रुक करते हैं अन्य खबरों का, जहां महाराष्ट्र के मालेगांव ब्लास्ट मामले में बरी होने के बाद पूर्व भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने जेल में हुए अत्याचारों को याद करते हुए कहा है कि इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि तत्कालीन एटीएस अधिकारियों ने कई बड़े लोगों के नाम लेने के लिए मजबूर किया था। मैंने अपने लिखित में सब कुछ दिया है, जो हमें कहने पे मजबूर किया गया, इनके नाम लो, सबके नाम लेकर के और तुम ये बोलोगी तो हम तुम्हें नहीं पीटेंगे। तो उसमें सभी के नाम आए हैं, मैंने लिखित में सब दिया है। माननीय योगी जी का है, माननीय मोहन भागवत जी का है, माननीय सुदर्शन जी का है, राम जी माधव का नाम लेने के लिए बोला है। ये सब करने के लिए उन्होंने हमें टॉर्चर किया। मैं गुजरात में रहती थी, इसलिए उन्होंने मोदी जी का भी नाम मुझसे कहलवाने का प्रयास किया। मैंने किसी का नाम नहीं बोला, क्योंकि सब असत्य कहलवाना चाह रहे थे, इसलिए मैंने किसी का नाम नहीं बोला। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में आज विधायक दल की बैठक हुई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली विधानसभा पेपरलेस हो गई है। सचिवालय में विधायकों के साथ बैठक के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस सत्र में एजुकेशन बिल लाया जाएगा। पहली बार दिल्ली के इतिहास में दिल्ली विधानसभा अब ई विधानसभा होगी, पेपरलेस होगी। ये अपने आप में बहुत बड़ा कार्य है, जिसको इतने छोटे समय में हमने दिल्ली विधानसभा के लिए पूरा किया। केंद्र ने इसमें हमें फाइनेंशियल मदद की, दिल्ली सरकार ने भी अपना हाथ उसमें आगे बढ़ाया और मिल करके दिल्ली विधानसभा ई विधानसभा बन रही है। सब कुछ डिजिटलाइज हुआ है। बेंगलुरु की विशेष अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते और पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने प्रज्वल रेवन्ना के ऊपर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2) के तहत प्रज्वल रेवन्ना को सजा सुनाई गई है। आपको बता दें कि बीते शुक्रवार को फार्म हाउस में काम करने वाली महिला के साथ बलात्कार के मामले में प्रज्वल रेवन्ना को दोषी करार दिया गया था। जज संतोष गजानन भट्ट ने रेवन्ना को दोषी करार दिया। राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन ने 15वें भारतीय अंगदान दिवस के अवसर पर एक समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने समारोह को संबोधित किया और अंगदाताओं के परिजनों सहित लाभार्थियों को सम्मानित भी किया। राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन ने 15वें भारतीय अंगदान दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया। अंगदान जन जागरूकता अभियान के अंतर्गत हर साल यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस मौके पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने सभी को अंगदान की शपथ दिलाई। साथ ही अंगदान करने वाले परिवारों और अंग प्रत्यारोपित करा चुके लोगों को सम्मानित किया। नोटों के जागरूकता बुकलेट, ई समाचार, वार्षिक रिपोर्ट और आयुष बुकलेट का अनावरण किया। To the unwavering dedication of our transplant professionals, India achieved a remarkable milestone in 2024, performing over 18,900 organ transplants, the highest ever recorded in a single year. This is a significant leap from fewer than the 5,000 transplants in 2013. India now proudly ranks third globally in total number of organ transplants. समारोह में सम्मानित होने वाले कई परिवारों की मिसालें सामने आई, जिनमें से कईयों ने अपनों को खो दिया, लेकिन अंगदान कर कई लोगों के जीवन को रोशन भी किया। हम सब लोगों को ऑर्गन डोनेशन के बारे में जागरूकता होनी चाहिए और करना भी चाहिए, ताकि जरूरतमंद की जान बच सके। डोनेशन तो करना चाहिए, अगर हमारे कुछ ऑर्गन्स किसी के काम आते और किसी की लाइफ बचती है तो अच्छा ही है। हमने सोचा कि अगर हमारे बेटे की ऑर्गन्स अगर किसी को ज़िंदगी दे सकते हैं तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। मुझे तो ये एक उपहार की तरह मिला है, जिसको मैं एक अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहा हूँ। लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए, जैसे कि अंगदान के लिए अवेयरनेस हम नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे दोनों पे फैलाते हैं।
अंग प्रत्यारोपण के मामले में तमिलनाडु को सर्वश्रेष्ठ राज्य और पुडुचेरी को सर्वश्रेष्ठ यूटी राज्य का पुरस्कार दिया गया। उत्तर पूर्वी राज्यों में मणिपुर को प्रथम जबकि पंजाब राजस्थान को उभरता राज्य का पुरस्कार दिया गया। अंगदान के प्रति सर्वश्रेष्ठ जागरूकता कार्यक्रम चलाने के लिए राजस्थान, कर्नाटक और गुजरात को पुरस्कार दिया गया। गुजरात यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रांसप्लांटेशन साइंस को अंग प्रत्यारोपण में सर्वश्रेष्ठ सरकारी अस्पताल का पुरस्कार मिला। नेत्र बैंक के रूप में सर्वश्रेष्ठ संस्थान के लिए नेशनल आई बैंक डॉक्टर आर.पी. सेंटर ऑफ ऑप्थोमेलिक साइंस एम्स नई दिल्ली को पुरस्कार दिया गया। डॉक्टर के.आर. बालाकृष्णन को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चंद्रशेखर, डीडी न्यूज। और समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।